हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। और आज अपना चैप्टर नंबर 1 हम लोग शुरू करेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट यानी मात्रक एवं मापन। दोस्तों मैं एक ही चीज आप लोग बोलूंगा, बिल्कुल प्रॉपरली जब आप लोग सीक्वेंस में पढ़ते हो तो कोई सा भी सब्जेक्ट हो आप लोगों को बिल्कुल वो मजा आ जाएगा एक सीक्वेंस में जब भी आप लोग पढ़ते हो। तो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। प्रॉपर डेली आप लोग क्लास फॉलो करिए, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि फिजिक्स आपकी कब स्ट्रांग हो जाएगी। लोगों को डर लगता है ना फिजिक्स में कि सर रेलवे में फिजिक्स के ऐसे न्यूमेरिकल पूछता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। क्या वो आपकी सारी समस्या दूर करना चाहते हो? क्या बोलो यस और नो। तो अगर करना चाहते हो तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि भाई साहब कुछ खतरनाक चीज करनी है, नहीं। आपको एक सीक्वेंस में पढ़ना है, डेली क्लास लेनी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बार बार में ये ना बोले सर इसके अलावा मेरे को बुक खरीदूं, सर मैं ये खरीदूं, क्या मैं वो खरीदूं का। आपको कुछ नहीं करना, सब मैं कराऊंगा, बस आपको पढ़ाई करना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट यानी मात्रक एवं मापन। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले समझते हैं, या फिर मैं बोलूं चैप्टर की शुरुआत ही हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियां किसे बोलते हैं। दोस्तों भौतिक राशियां किसे बोलते हैं? जिन्हें हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिन्हें हम लोग माप सकते हैं। जैसे क्या आप लोग बता सकते हो क्या आज आप लोग कितना दुखी हो? बता सकते हो क्या? सर मैं बहुत हूं, सर मैं तो बहुत ज्यादा हूं, सर मैं थोड़ा सा ही दुखी हूं। आप मेजर नहीं कर सकते। बता सकते हो कि एग्जैक्ट की सर मैं 100 ग्राम दुखी हूं या 150 ग्राम? नहीं, आप लोग मेजर नहीं कर सकते। मैं बोलूं आज आप कितना खुश है, ये भी आप लोग मेजर नहीं कर सकते। तो क्या मैं बोलूं कि खुशी यानी हैप्पीनेस, क्या ये एक भौतिक राशि है? क्या आप लोग बोलोगे नहीं। या मैं बोलूं दुख, क्या ये एक भौतिक राशि है? क्या आप लोग बोलोगे नहीं। दोस्तों मैं बोलूं आपको कितना दर्द हो रहा है सीने में, बता सकते हो क्या? अरे गुरुजी आप क्या जानो हमारे सीने में कितना दर्द है। दोस्तों उसको भी आप लोग माप नहीं सकते हो, वो एक भौतिक राशि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है भौतिक राशि क्या है। सिंपल सा अर्थ है, भौतिक राशि किसे बोलते हैं? जिन्हें हम लोग मेजर कर सकते हैं यानी माप सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, क्या आप लोग मेजर कर सकते हो क्या? यस सर, थर्मोमीटर से आप लोग बता सकते हो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। या मैं बोलूं आपकी हाइट कितनी है, ये आप लोग माप सकते हो क्या? जी सर हम लोग माप सकते हैं। या मैं आप लोगों को एक बोलूं कि ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसका एरिया यानी क्षेत्रफल कितना है, तो आप लोग क्या करोगे? इसकी लंबाई आपको अगर देख लोगे, इसकी चौड़ाई आप लोग देख लोगे, जो भी है ना, तो क्या एरिया मेजर किया जा सकता है? क्या क्षेत्रफल मापा जा सकता है क्या? किसी किसी का बताओ। हाँ, तो एरिया कैसे निकालेंगे? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी एरिया क्षेत्रफल मापा जा सकता है। तो यह भी एक भौतिक राशि है। तो दोस्तों भौतिक राशि हम लोग किसे बोलते हैं? जिन्हें मापा जा सके, जिन्हें मेजर किया जा सके। उदाहरण के लिए बात करते हैं दोस्तों, क्या आपको आपका द्रव्यमान पता है क्या? किसी का 70 किलो है, किसी का 80 किलो है, किसी का 50 किलो है। तो आप लोग क्यों बता पा रहे हो? क्योंकि आपने वो मापा हुआ है। तो क्या द्रव्यमान यानी मास एक फिजिकल क्वांटिटी हुई? यस सर। दोस्तों मैं आपको बोलूं कि ये आपके जिस पेन से आप लोग पढ़ाई करते हो उसकी लंबाई क्या है, आप बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हो, स्केल का यूज करके माप सकते हो। तो लंबाई भी क्या है? एक भौतिक राशि है। दोस्तों मैं आपको बोलूं क्या टाइम मेजर कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। जैसे मैं बोलूं कि जयपुर से दिल्ली जाने में मुझे 4 घंटे लगे, तो मैं क्यों बता पा रहा हूं? क्योंकि वो मैंने मेजर किया है। जब मैं घर से निकला था, जयपुर से निकला था, तो मैंने घड़ी में देखा, मान लो दोपहर के 2 बज रहे थे, और जब मैं वहां पर पहुंचा तो शाम के 6 बज रहे थे। इसका मतलब 4 घंटे का समय लगा। तो मैं मेजर कर सकता हूं ना? यस सर। और बताइए दोस्तों, फोर्स यानी बल, जब हम लोग फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे तो आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे जिसमें लिखा होगा कि एक वस्तु है जिस पे 100 न्यूटन का बल लग रहा है। इसका मतलब बल मापा जा सकता है, फोर्स मेजर किया जा सकता है। तभी तो बताया जा रहा है कि उस वस्तु पे इतना लग रहा है, 100 लग रहा है या 50 लग रहा है। आ गई बात समझ में? तो ये सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियां है। दोस्तों कई बार हमको लगता है कि ये भी भौतिक राशियां है, लेकिन वो भौतिक राशि नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज आपको कितना गुस्सा आ रहा है?
वो एक भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि उसको माप ही नहीं सकते हो, है ना। आप कितना खुश हो, ये भी एक भौतिक राशि नहीं है, हैप्पीनेस यानी खुशी। दोस्तों आपको कितना प्यार है, प्यार आ रहा है किसी पे, अरे गुरुजी हमको तो बहुत प्यार आ रहा है, तो बस वो बहुत बहुत ज्यादा कम इतना ही बोल सकते हो, उसको मेजर नहीं कर सकते, यानी ये क्या है, भौतिक राशियां नहीं है। यहां तक दोस्तों समझ में आए तो यस बोलिए, आगे चले चलिए। अब दोस्तों मैंने भौतिक राशियों के 4 एग्जाम्पल बताए, केवल ये 4 ही होते हैं क्या, अरे गुरुजी बहुत सारे होते हैं, है ना, बहुत सारी राशियां होती है, फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियों के कई उदाहरण है। आइए दोस्तों इन भौतिक राशियों का हम लोग वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं भारत में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, क्या इनका वर्गीकरण कर सकते हो क्या, बिल्कुल सर वर्गीकरण कर सकते हैं। किस आधार पे, कई आधार पे हम लोग इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे हाइट के आधार पर, कि कुछ लोग होंगे जिनकी हाइट 4 फुट से 5 फुट है, कुछ लोग हैं जिनकी हाइट 5 फुट से 6 फुट है, किसी की 6 फुट से 7 फुट है ना। तो हाइट के आधार पे आप लोग कर सकते हो, और भी अलग अलग आधार पे कर सकते हो। वैसे ही दोस्तों भौतिक राशियां भी आपकी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे दोस्तों एक चीज मुझे बताइए, मैं आपको बोलूं कि आपकी हाइट कितनी है, जरा मुझे बताइए आपकी हाइट कितनी है, आपकी ऊंचाई कितनी है, या फिर मैं बोलूं आपकी यार लंबाई कितनी है। तो दोस्तों कोई बोलेगा कि सर मेरी है 5 फुट, कोई बोलेगा 6 फुट, कोई बोलेगा 5.5 फुट, कोई बोलेगा 5 फुट 2 इंच, जिसे 5 2 भी बोलते हैं हम लोग। तो आपसे मैंने आपकी हाइट पूछी, आपने ये चीज बताई, मान लो 5 फुट बताई, क्या इतना सफिशिएंट है क्या बताना, हां सर इतना सफिशिएंट है। क्या ये बताना जरूरी है क्या 5 फुट उत्तर दिशा में या 5 फुट दक्षिण दिशा में, नहीं, केवल आपको मान बताना है, केवल मैग्नीट्यूड बताना है, दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ भौतिक राशि ऐसी होती है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, मान चाहिए, दिशा की आवश्यकता नहीं है। जबकि अगर मैं बात करूं, कुछ भौतिक राशि ऐसी होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए केवल मैग्नीट्यूड काफी नहीं है, आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बोला कि दोस्तों मेरे ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन का, क्या केवल इतना बताना काफी है क्या। आप बोलोगे सर बता तो दिया, आपके ऊपर कोई 100 न्यूटन का बल लगा रहा है, इतना काफी नहीं है, मुझे दिशा भी बतानी पड़ेगी कि 100 न्यूटन ऐसे लगा रहा है या इस तरफ लगा रहा है या नीचे से लगा रहा है या ऊपर से लगा रहा है, क्योंकि उन सबका एक अलग इफेक्ट है। अगर कोई ऊपर से लगाएगा तो वो मुझे पिचकाने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई नीचे से लगाएगा तो वो मुझे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई यहां से लगाएगा तो मुझे इधर गिराने की कोशिश कर रहा है, कोई यहां से लगाएगा तो मुझे इधर गिराने की कोशिश कर रहा है। तो क्या आपको साथ में दिशा भी बतानी पड़ेगी क्या। तो देखो भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है ना, बहुत अलग अलग प्रकार की होती है ना। चलो बात करते हैं, और बात करते हैं थोड़ा सा। एक सेकंड रुक जाइए दोस्तों, मैं रिमोट मंगा लूं, एसी का फैन बहुत ज्यादा हो रहा है, रुको। चलिए हाँ अब आगे चलते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि ये पेन है, इसकी लंबाई बताओ, तो आप स्केल लोगे और सीधे इसकी लंबाई बता दोगे, जो भी हो 10 सेंटीमीटर है या 12 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत आई आपको, नहीं। दोस्तों मैंने आपको बोला कि यार ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसका एरिया बताओ, क्षेत्रफल बताओ, तो आप लोग क्या करोगे, पहले ठीक है, मैंने आपको बोला कि इसका एरिया बताओ, क्षेत्रफल निकालो, तो आप लोग क्या करोगे, पहले इसकी लंबाई निकालोगे, फिर इसकी चौड़ाई निकालोगे, ठीक है। अब एरिया कैसे निकालोगे, क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, लंबाई गुना चौड़ाई, बोलो यस और नो। यानी एरिया का मान, क्षेत्रफल का मान किसी अन्य राशि पर निर्भर कर रहा है क्या, एक तो लंबाई पर और चौड़ाई पर। यानी ये एक ऐसी राशि है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि अन्य राशियों पर निर्भर कर रही है। तो मैं आपको बोल रहा हूं फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग प्रकार की होती है ना। अगर मैं बोलूं टोटल 4 प्रकार की होती है,
किसी को हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। अदिश राशि किसको बोलोगे? जिसको दर्शाने के लिए केवल आपको परिणाम चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, दिशा बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने आपसे लंबाई पूछा था तो किसी ने बताया 5 फुट है, किसी ने बताया 6 फुट। केवल आप लोगों को मैग्नीट्यूड बताना, दिशा बताने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, तो मान लीजिए किसी के फीवर हो रहा हो तो उसने बोला सर मेरे तो 103 डिग्री, फिर वो बेसिकली आप लोग जो बोलते हो ना मेरे 102 बुखार हो रहा है, 104, वो फेरेनाइट होता है। कि तो किसी ने बोला 103 डिग्री फेरेनाइट है मेरी बॉडी का टेम्परेचर, तो आपको केवल ये बताने की आवश्यकता, कोई दिशा बताने की जरूरत नहीं है, उत्तर दिशा में या पश्चिम दिशा में या है ना पूर्व दिशा में। आगे बात समझ में? तो इसके ये एग्जाम्पल हो गए। दोस्तों कुछ कुछ राशियां होती है जिनको दर्शाने के लिए आपको परिणाम यानी मैग्नीट्यूड भी चाहिए, साथ में दिशा भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। एक एग्जाम्पल मैंने बताया था, बताओ कौन सा था? एक उदाहरण, फोर्स इसका एक उदाहरण हो जाएगा। वेरी गुड दोस्तों। और बात करें, कुछ फिजिकल क्वांटिटी होती है, कुछ भौतिक राशि होती है जो कि अन्य पर निर्भर नहीं करती। जैसे मैंने बोला आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, सीधे आप लोग बता दोगे। आपकी हाइट क्या है, सीधे बता दोगे। लेकिन यही मैं आप लोगों से पूछूं कि किसी प्लेट का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या वो अन्य राशियों पर निर्भर करेगी क्या? आप मान लीजिए दोस्तों जयपुर से दिल्ली गए, टोटल मान लो 300 किलोमीटर की दूरी है और आपको 3 घंटे का समय लगा। तो मैंने बोला आपकी स्पीड कितनी थी, चाल कितनी थी? तो चाल क्या होता है, कितनी दूरी तय करी बटे कितने समय में करी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, कितने टाइम में करी। तो आप लोग निकाल दोगे, फिर 300 किलोमीटर बटे 3 घंटे करोगे तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो यानी स्पीड, चाल का मान निकालने के लिए, या मैं बोलूं चाल का मान अन्य पे निर्भर कर रहा है क्या, अन्य राशियों पे, अन्य क्वांटिटी पे? तो कुछ कुछ राशियां होती है जो कि अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, जबकि कुछ कुछ राशि होती है जो कि अन्य राशियों पर निर्भर करती है। तो और भी टाइप्स होते हैं, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूल राशि। मूल राशि उनको बोलोगे जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, जो अन्य क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करती। जबकि डेराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि किसको बोलोगे, जो कि अन्य राशियों पर निर्भर करती है। जैसे देखो ये इस पे और इस पे निर्भर कर रहे हैं तो उसको डेराइव्ड क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न राशि बोलेंगे। या मैं बोलूं इससे और इससे ये निकली है, इससे और इससे ये डेराइव्ड हुई है। तो टोटल 4 प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। तो इसका थोड़ा सा और अच्छे से क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। देखो दोस्तों, अगर मैं बोलूं दिशा एवं परिमाण के आधार पर 2 टाइप की होती है, यानी कुछ राशियां ऐसी होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी चाहिए, परिमाण के साथ में दिशा भी चाहिए। कुछ राशियां ऐसी होती है जिनमें केवल परिमाण चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, दिशा नहीं चाहिए, है ना। तो इस आधार पर आपकी 2 प्रकार की होती है, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। दोस्तों अगर हम लोग वर्गीकरण करें इस आधार पर, मापन के आधार पर कि उनको मेजर करने के लिए क्या किसी अन्य की जरूरत पड़ रही है क्या, या अन्य की जरूरत नहीं पड़ रही। अगर अन्य की जरूरत नहीं पड़ रही तो उसको बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूल राशि, और अगर अन्य पे डिपेंड कर रही है तो उसको बोलोगे डेराइव्ड क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न राशि। दोस्तों मैं आपके 1 मिनट बात कर रहा हूं, मैं आपसे ध्यान से आप लोग सुनिएगा। इस क्लास में मैं देख रहा हूं कि काफी बच्चे कमेंट में फालतू की बात कर रहे हैं, सर कोई टिप्स दीजिए, सर कुछ बताओ, इधर ध्यान दो। दोस्तों कभी भी मैं कमेंट पे ध्यान नहीं दूंगा अगर जो फालतू के कमेंट आ रहे हैं। अगर आप चाहते हो मैं आपका भला चाहूं, अगर आप चाहते हो कि नहीं सर कमेंट पे ध्यान दो तो मैं तो दूंगा, मेरे क्या दिक्कत है भाई, मेरे को पढ़ाने में मेहनत कम करनी पड़ेगी, मैं तो इधर हंसी ही हु खूब शायरी वगैरह हंसी मजाक करता रहूंगा। दोस्तों सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, या सिलेबस होगा तो ऊपर ऊपर से हो जाएगा और मैं बोल दूंगा देखो मैंने फिजिक्स करा दी, है ना। तो आप चाहते हो ऐसा हो? नहीं ना। तो प्लीज जो मैं पढ़ा रहा हूं अगर आप लोग सारा ध्यान इधर रखेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा फिजिक्स में, क्योंकि अभी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और अगर आप लोग फालतू का बात करते रहोगे आपका भी ध्यान भटकेगा, क्योंकि मेरा तो ध्यान नहीं भटका पाओगे आप, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है जो भी प्यारे बच्चे मेहनत करने वाले हैं उनका सिलेक्शन हो, और मैं उन्हीं का ध्यान रखूंगा। जो मेहनत करने वाला है ही नहीं, जिनको सिलेक्शन चाहिए नहीं, मैं उनका क्यों सोचूंगा? पहले मैं उनका सोचूंगा ना यार, जो अपने घर की परिस्थिति बदलना चाहते हैं।
जो चाहते हैं मेरी नौकरी लगे, तो पहले उन पे ध्यान रखूंगा ना। तो अगर मैं बीच बीच में ऐसे करूंगा तो उन बच्चों के साथ में ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज अपना सारा ध्यान इधर रखिए। अब दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, जैसे मान लीजिए भारत में जितने भी लोग होते हैं, मैं इनका वर्गीकरण कर रहा हूं। मान लो एक तो शिक्षा के आधार पे, एजुकेशन के आधार पे, मान लीजिए जिसने 5वीं क्लास तक पढ़ा है, जिसने 5वीं क्लास तक पढ़ा है या उससे कम पढ़ा है, एक को एक कैटेगरी में डाल दिया। और जिसने 6th क्लास या 6 से ज्यादा पढ़ा है उनको एक कैटेगरी में डाल दिया। कोई दिक्कत है? मैं से बोल रहा हूं भारत में जितने भी लोग हैं ना, मैं उनका वर्गीकरण करने जा रहा हूं। एक तो शिक्षा के आधार पर, शिक्षा के आधार का मतलब क्या है कि एक तो जिसने 5th क्लास या 5th क्लास से नीचे तक पढ़ी है या नहीं पढ़ी है उनको एक कैटेगरी में डाल दिया, और जिसने 6th क्लास या 6th क्लास से ज्यादा पढ़ा है उनको दूसरी कैटेगरी में डाल दिया। जैसे मान लो एक को ए कैटेगरी में डाल दिया। ए कैटेगरी किसको बोला? जिन्होंने 5वीं तक पढ़ाई करी है या 5वीं से कम तक पढ़ाई करी है। और एक बी कैटेगरी में डाल दिया किसी को। वो किसको डाला? जिसने 6th तक या 6 से ज्यादा तक पढ़ाई करी है। आप मुझे बताओ कौन सी कैटेगरी में आओगे, कमेंट करके बताओ जल्दी से। ए कैटेगरी में, बी कैटेगरी में? तो जितने भी लोग हैं सभी बी कैटेगरी में आएंगे। वेरी गुड। अब दोस्तों मैं एक वर्गीकरण कर रहा हूं भारत के लोगों का हाइट के आधार पर, हाइट यानी ऊंचाई के आधार पर। दोस्तों जिन व्यक्तियों की हाइट 5.5 फुट या 5.5 फुट से कम है उनको एक कैटेगरी में डाल दिया। मान लो उनको बोल दिया मैंने सी कैटेगरी में। और जिन व्यक्तियों की हाइट 5.6 फुट या उससे अधिक है उसको मैंने डाल दिया डी कैटेगरी में। तो मुझे बताइए इस आधार पे जब वर्गीकरण कर रहे हैं, दो कैटेगरी हमने बनाई, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी। आप किस में आते हो? आप सी में आते हो या डी में आते हो? वेरी गुड। कई बच्चे बोल रहे हैं सी कैटेगरी में आता हूं, कई बच्चे बोल रहे हैं डी कैटेगरी में आता हूं। बहुत बढ़िया। दोस्तों थोड़ी देर पहले आपने बोला कि गुरुजी मैं तो बी कैटेगरी में आता हूं, अब आप बोल रहे हो कि सर सी कैटेगरी में आता हूं। कुछ बच्चे थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि सर मैं बी कैटेगरी में आता हूं, अब बोल रहे हैं कि सर मैं डी कैटेगरी में आता हूं। तो क्या कोई एक बच्चा बी कैटेगरी में आ रहा है तो क्या वो सी में भी आ सकता है क्या? बोलो यस। और अगर कोई बच्चा बी कैटेगरी में आ रहा है तो बी के साथ में क्या डी कैटेगरी में भी आ सकता है क्या? क्योंकि वर्गीकरण दोनों अलग है यार। ये शिक्षा के आधार पर ही, ऊंचाई के आधार पर। कहीं पर लिखा हुआ है क्या कि जिस व्यक्ति की हाइट ज्यादा होगी वो कम पढ़ा लिखा होगा, या जिस व्यक्ति की हाइट ज्यादा होगी वो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा? दोनों अलग चीज है। तो सिमिलरली, कैसा लरली? सिमिलरली, है ना। हम ये अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण कर रहे हैं। तो जैसे मैं आपको बोलूं कि फोर्स है, बल। दोस्तों बल एक सूत्र से निकाला जाता है, आगे पढ़ेंगे। मान लो बल का एक सूत्र है द्रव्यमान गुना त्वरण। कोई बात नहीं, आपको कुछ भी नहीं पता, टेंशन मत लो। तो आप लोग बोलोगे कि सर बल का मान दो राशियों पर निर्भर कर रहा है, तो सर ये एक डेराइव्ड यानी व्युत्पन्न राशि है। तो लड़ मत लेना मेरे से, अरे गुरुजी थोड़ी देर पहले तो आपने बोला था ये वेक्टर राशि है, सदिश राशि है। तो लड़ तो नहीं लोगे मुझसे? मुझसे लड़ाई तो नहीं कर लोगे? क्योंकि दोनों अलग प्रकार के वर्गीकरण है। तो कोई राशि अदिश राशि और मूल राशि भी हो सकती है, कोई राशि अदिश और व्युत्पन्न भी हो सकती है, कोई राशि सदिश और मूल भी हो सकती है, कोई सदिश और व्युत्पन्न भी हो सकती है। कोई दिक्कत तो नहीं है, अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण है। आगे बात समझ में? वेरी गुड। चलिए तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गुरुजी अदिश राशि किसको बोलते हैं। मन में सोचो, कमेंट नहीं करना है। क्या आप बता सकते हो अदिश राशि, जिसे इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, क्या होता है? तो अदिश राशि वह भौतिक राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता नहीं है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? स्केलर क्वांटिटी इज दैट फिजिकल क्वांटिटी दैट नीड ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन टू रिप्रेजेंट इटसेल्फ। अरे यार भाई साहब, इंग्लिश आती है मेरे को, हिंदी भी आती है, ठीक है। तो अदिश राशियां क्या होती है? जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल परिमाण, अच्छा परिमाण बोलते हैं, मैं परिणाम कर रहा था, परिणाम तो रिजल्ट को बोलते हैं। अच्छा परिमाण, 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 मैग्नीट्यूड,
जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, केवल परिमाण चाहिए, दिशा की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। जैसे मैं बोल सकता हूं क्या इसके उदाहरण, जैसे एक एरिया यानी क्षेत्रफल हो जाएगा क्या? मैंने आप लोगों से पूछा कि कागज, ये मान लो लकड़ी का एक टुकड़ा, इसका एरिया कितना है? मान लो किसी ने बता दिया सर 2 मीटर स्क्वायर है, तो केवल इतना काफी है क्या? हाँ। कोई दिशा बताने की जरूरत है क्या, उत्तर दिशा में या पश्चिम दिशा में? नहीं। तो एरिया इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। दोस्तों मार्केट से आप मान लो दूध लेकर आए, मैंने बोला कितना लेकर आए, आप लोगों ने बोला सर 2 लीटर। क्या केवल मैग्नीट्यूड बताना जरूरी है या दिशा भी चाहिए? 2 लीटर पूर्व दिशा में या 2 लीटर पश्चिम दिशा में? नहीं। तो किसी भी वॉल्यूम जब निकालते हो, आयतन आप लोग निकालते हो, तो इसमें भी केवल आपको मैग्नीट्यूड ही चाहिए, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। और बताओ, और बताओ। द्रव्यमान यानी मास, जैसे आपने बोला कि गुरुजी मेरा द्रव्यमान है 70 किलोग्राम, किसी ने 80 किलोग्राम बोला, तो केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए, केवल परिमाण चाहिए। और बताओ, हाइट हो गया, ऊंचाई हो गया, या फिर आप लोग बोल दो लेंथ, लंबाई। और बताओ, टेम्परेचर यानी तापमान। बहुत सारे उदाहरण हैं, ये कुछ उदाहरण आप लोग याद रख लीजिए। क्लियर है? अब दोस्तों इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्यों गुरुजी, क्यों नहीं बताओगे? मेरे को धोखा दे दिया गुरुजी ने। देखो मेरी बात समझो दोस्तों, जैसे जैसे फिजिक्स हम लोग पढ़ते रहेंगे ना, आप लोग पढ़ोगे, कई टर्म आएंगे। त्वरण क्या होता है यानी एक्सेलरेशन, वेग वेलोसिटी, मोमेंटम यानी संवेग। अभी मान लो मैं आपको रटवा भी दूं तो क्या मजा आएगा क्या? ये आप लोग आराम से रट सकते हो क्योंकि आप सभी के बारे में जानते हो, एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, हाइट क्या होता है। लेकिन दोस्तों मैंने बोला कि रट लो, रजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, ये अदिश राशि होती है या सदिश राशि होती है, तो मजा आएगा क्या? नहीं ना। तो जैसे जैसे हम लोग पढ़ते रहेंगे, आप लोगों को बहुत सारी राशियां पता पड़ती रहेगी। जैसे जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, अभी जैसे मान लो मैं रटवा दिया कि अदिश राशि का एक उदाहरण याद रख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। तो क्या आप लोगों को ज्यादा समय तक याद रहेगा कि नहीं? तो जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, बहुत सारी राशियां आएगी, मैं बताते हुए चलूंगा ये सदिश है या अदिश है ना। ऐसे भी तो मान लो मैं लाखों एग्जाम्पल लिखवा दूं, वो रहेगा ही नहीं। तो अभी केवल इतने का ध्यान रखना है, इतने का, इससे ज्यादा याद नहीं रखना है। एक एग्जांपल और याद रख लो, एनर्जी यानी ऊर्जा। जैसे आपने बोला कि सर मेरी बॉडी में इतनी एनर्जी है, या इस भोजन में, जैसे जब मार्केट में कुछ खरीदने जाओगे तो उस पर लिखा होता है इसमें इतनी कैलोरी एनर्जी है, इसमें इतनी एनर्जी है। क्या दिशा बताने की जरूरत है? उसमें दिशा लिखी होती है क्या कि इसमें 100 कैलोरी एनर्जी है पूर्व दिशा में या 100 कैलोरी एनर्जी है पश्चिम दिशा में? नहीं, केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, केवल परिमाण चाहिए एनर्जी को दर्शाने के लिए। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या ऊर्जा भी एक अदिश राशि है? समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत है क्या? चले आगे, ठीक है। तो अभी केवल ये ध्यान रखो, अभी जब आगे चलोगे पता नहीं क्या क्या आएगा, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बहुत सारी चीजें आएगी, ठीक है। तो वो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जहां जहां वो आएगी। दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि किसको बोलते हैं बताओ? जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ में दिशा भी चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी चाहिए, है ना। परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। सर एग्जाम्पल रटो मत, अभी अगर आपको रटना ही है तो एक एग्जाम्पल रट लो, यानी बल यानी फोर्स। केवल एक एग्जाम्पल रट लो। ये वेग क्या होता है भी आप जानते ही नहीं हो, रट के क्या करोगे? ऐसे तो मैंने लिखवा दिए, लेकिन जब हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे वेग क्या होता है, ये तो वहां पर अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि ये सदिश है या अदिश है। अभी केवल एक एग्जाम्पल याद रख लो। चले आगे, चलिए दोस्तों इसका उदाहरण बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? कोई बता सकते हैं क्या? क्या बता सकते हो क्या द्रव्यमान यानी मास एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोस्तों सदिश राशि का कोई उदाहरण बता सकते हो आप? अब गुरुजी आपने सदिश राशि का तो एक ही उदाहरण बताया, बल, अब मैं कैसे करूंगा? रटवा देते तो कर पाता ना। नहीं दोस्तों, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, इसको हटाओ। लंबाई एक अदिश राशि है, इसको हटाओ। आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना आप लोग बता दोगे? 101 डिग्री है, फ़ारेनहाइट है। क्या दिशा बताने की आवश्यकता है क्या? नहीं, केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, तो यानी ये भी अदिश राशि है, तो इनको हटा दो, बचा हुआ एक।
आ रही है बात समझ में? वेरी गुड। चलिए दोस्तों, इस बार का क्वेश्चन है, ये इस बार का क्वेश्चन है दोस्तों। औसत चाल, एवरेज स्पीड, ये वेक्टर है या स्केलर है? अब गुरुजी मुझे तो पता ही नहीं, चलो आगे आएगा, लेकिन फिर भी मैं, जैसे मान लो आपको जयपुर से दिल्ली गए, मान लो पहले 1 किलोमीटर आपने पहले का 1 किलोमीटर आपने 5 मिनट में कवर करा, फिर अगला 1 किलोमीटर मान लो आपने 20 मिनट में कवर करा। मुझे नहीं पता, बस मुझे ये पता है जयपुर से दिल्ली की दूरी है 300 किलोमीटर और कुल समय मान लीजिए आपको 3 घंटे का लगा। तो अगर मैं एक एवरेज स्पीड पूछूं आपकी, औसत चाल, औसत चाल का मतलब क्या है? कुल कितनी दूरी तय करी, यानी टोटल डिस्टेंस बट्टे कुल कितना समय लगा। तो टोटल दूरी तय करी आपने 300 किलोमीटर की और कुल जो समय लगा 3 घंटे का लगा, यानी कुल मिला के 100 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपकी एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। अब आपको केवल मैग्नीट्यूड बताना है, परिमाण बताना, दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है कि 100 किलोमीटर पूर्व दिशा में या 100 नहीं। आपकी एवरेज स्पीड का मतलब क्या है? कितनी दूरी तय करी कितने समय में। तो ये एवरेज स्पीड या स्पीड, नॉर्मल स्पीड भी जो होती है ना, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। हालांकि हम लोग चाल एवं वेग उसमें गति वाले चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। तो एक अदिश राशि है, अदिश राशि का मतलब है केवल परिमाण की आवश्यकता है। दोस्तों क्या सिंपल क्वेश्चन है क्या? इस बार का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों बताइए, इसी बार का 2026 का क्वेश्चन, कौन सा कथन गतिज ऊर्जा के बारे में सही नहीं है? दोस्तों ऊर्जा जानते हो, एनर्जी, मैंने आपको बताया ये एक अदिश राशि है, ठीक है। अब ऊर्जा भी कई प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, आगे पढ़ेंगे। लेकिन जितने प्रकार की ऊर्जा हो सारी की सारी कैसी होती है? अदिश होती है। अच्छा यार, ये अभी आप कर ही नहीं सकते क्योंकि अभी गतिज ऊर्जा जानते नहीं हो। तो बस गतिज ऊर्जा के बारे में मैं एक चीज बताने जा रहा हूं कि यह एक अदिश राशि है। ये बात बिल्कुल सही है, हमको गलत चुनना था, है ना। तो अभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आप जानते, मैं ये मान के चल रहा हूं आपको गतिज ऊर्जा पता ही नहीं क्या होता है। जब हम कार्य ऊर्जा शक्ति वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी आप कर ही नहीं सकते, मैंने पढ़ाया नहीं, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता। मैं जब भी कोई चैप्टर शुरू होता है मैं ये मान के चलता हूं आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तभी तो आप सीख पाओगे, तभी तो मैं अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। अगर मैं बताऊं आपको आता ही होगा नहीं, मैं ये मान के चलता हूं आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करते क्योंकि आपको गतिज ऊर्जा पता ही नहीं, हम कार्य ऊर्जा शक्ति वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों। एक वर्गीकरण और करा था हमने मापन के आधार पर, यानी किसी चीज को मेजर करने के लिए, किसी को मापने के लिए क्या अन्य राशियों की जरूरत पड़ रही है क्या? अगर पढ़ रही है तो उसको डायरेक्ट क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न राशि बोल रहे थे। अगर अन्य की जरूरत नहीं पड़ रही तो उसको फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूल राशियां बोल रहे थे। तो मूल राशि किसको बोलते हैं? ऐसी राशियां जिनको, जो अन्य राशियों पर निर्भर ना करें, दोज हु डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी, ठीक है। एग्जाम्पल द्रव्यमान हो गया, किसी की लंबाई निकालनी है, कोई सूत्र लगाने की जरूरत है क्या? फॉर्मूला लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, सिंपल लेंथ अन्य राशियों पर निर्भर कर ही नहीं रही। एरिया यानी क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है, अन्य राशियों पर निर्भर कर रही है। क्लियर है? तो मैं आपको बता दूं, एक राज वाली बात बता दूं क्या दोस्तों, हमारे पास में केवल 7 मूल राशियां है, केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इसके अलावा कोई सी भी राशि हो, इन 7 के अलावा कोई सी भी, वो सारी की सारी डेराइव्ड है। याद रख लोगे क्या? सारी की सारी व्युत्पन्न है। केवल 7 राशियां है जो कि अन्य पे निर्भर नहीं करती, बाकी सारी अन्य पे निर्भर करती है। आगे बात समझ में? तो याद रख लोगे सबका, सातों के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मास यानी द्रव्यमान दोस्तों, फिर है लेंथ यानी लंबाई, फिर है टाइम यानी समय, फिर है आपका टेम्परेचर यानी तापमान। इस सीक्वेंस में याद रखने की जरूरत नहीं है, किसी भी सीक्वेंस में रखो, बस सातों के एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको, है ना। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, एक पदार्थ की मात्रा। सर ये क्या होता है, अजीब सा लग रहा है। देखो आपने सुना होगा या केमिस्ट्री में सुनोगे जब आप लोग पढ़ोगे कि मैंने 2 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, ऐसा सुना है क्या?
तो सल्फ्यूरिक अम्ल ये पदार्थ कितना लिया, उसकी मात्रा कितनी ली, 2 मोल ली। यानी मोल क्या है, पदार्थ की मात्रा बताता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इस मोल ये शब्द है ना, केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप लोग, है ना। तो ये 7 राशियां किस किस को याद रह जाएगी। चलिए दोस्तों, मेरा क्वेश्चन है, एक राशि होती है जिसका नाम है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। एग्जाम में मान लो आपसे पूछ लिया कि प्रतिरोध बताइए एक मूल राशि है या व्युत्पन्न राशि है, क्या आंसर होगा। क्या आंसर होगा इसका। तो देखो, इन 7 के अलावा जितनी भी है सारी की सारी क्या है, अरे गुरुजी आपने तो 6 ही बताए, 1 2 3 4 5 6, 7 तो बताए नहीं, एक और रह गया ना। हाँ अच्छा, 7 तो बता दीजिए, ठीक है। तो इन 7 के अलावा जो भी है सारी की सारी क्या है आप लोगों की, व्युत्पन्न यानी डेराइव्ड क्वांटिटी है। दोस्तों मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो डायरेक्ट क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जो अन्य पर निर्भर करती है ना, जो अन्य राशियों पर निर्भर करती है। तो इन उन 7 के अलावा जो भी है ना, बल वेग जितनी भी है, अरे जितनी भी है सारी की सारी क्या है आप लोगों की डेराइव्ड क्वांटिटी है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, एएलपी का क्वेश्चन है। कौन सी मूल राशि नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। दोस्तों ये एक मूल राशि है, ये भी है, ये भी है, क्या ऐसा कुछ मैंने बताया था क्या, नहीं। चाल क्या होता है, कितनी दूरी तय करी, कितनी डिस्टेंस कवर करी, बटे कितने समय में करी, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने। तो यार ये अन्य पे निर्भर कर रही है, इस पे और इस पे कर रही है, कैसे आपकी ये फंडामेंटल हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आराम से करो, आराम से करो। गुरुजी मुझे भार नहीं पता, हालांकि भार हम लोग ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ता है, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा दूं जिससे कॉन्फिडेंस आए कि एएलपी के क्वेश्चन बन रहे नहीं बन रहे। देखो दोस्तों क्या होता है, देखो मान लीजिए ये आपके पास में कोई वस्तु है, 2 किलोग्राम इसका द्रव्यमान है, या कुछ भी द्रव्यमान है, जब छोड़ते हो तो नीचे की ओर आती है क्या, छोड़ते हो तो नीचे की ओर आती है क्या। अगर नीचे की ओर आ रही है इसका मतलब इस पे कोई एक फोर्स लग रहा है, एक बल लग रहा है, तभी तो आ रही है। दोस्तों ये बल कौन लगाता है, पृथ्वी लगाती है, किसी भी वस्तु पे बल लगाती है, अपनी ओर खींचती है। तो पृथ्वी किसी भी वस्तु पे जो बल लगाती है उसे हम लोग बोलते हैं वेट यानी भार। अभी इतना सा समझ लो, जैसे दोस्तों मैं जंप करके ऊपर गया, क्या मैं नीचे आ गया क्या, क्यों, क्योंकि पृथ्वी मेरे पे भी बल लगा रही है। पेन को छोड़ने पर नीचे आ रहा है क्या, क्यों, क्योंकि पृथ्वी इस पे भी बल लगा रही है। दोस्तों इस रिमोट को छोड़ने पे नीचे आ रहा है क्या, क्यों, क्योंकि पृथ्वी इस पे भी बल लगा रही है। दोस्तों मेरा कान काट के या आपका कान काट के ऐसे रख दूं, नीचे आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा, क्यों, क्योंकि पृथ्वी से बल लगा रही है। अरे गुरुजी कैसे कैसे एग्जांपल देते हो, सर मैं समझ गया, मेरा कान तो मत काटो, समझ गए ना, ठीक है। तो दोस्तों भार बेसिकली क्या है, एक प्रकार का फोर्स है, एक प्रकार का बल है। अब कर लो क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है क्या, नहीं गुरुजी द्रव्यमान एक अलग चीज है, भार एक अलग चीज है। गुरुजी ये गलत बात है, हटा दो, हटा दो। चलो, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता, सही बात है, दोनों अलग चीज है यार, मेरे को तो ये सही लग रहा है कथन। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, बिल्कुल अरे ये क्या हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, जबकि भार एक सदिश राशि है। दोस्तों भार किसे बोलते हैं, भार एक प्रकार का फोर्स है, एक प्रकार का बल है, और बल सदिश राशि होती है, मैंने बताया, मेरे को तो यार दोनों से लग रहा है। तो स्टेटमेंट 2 और 3 दोस्तों बन जाओगे क्या एएलपी। अगर आप जब एग्जाम दोगे एएलपी का और आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आया तो सही कर दोगे, अगला आया फिर वो भी सही करोगे, फिर तो एएलपी बन जाओगे। लेकिन दिक्कत यह है एएलपी ऐसे नहीं बनते, क्यों, क्योंकि पहले क्लास में तो सबको जोश आता है, पहले चैप्टर तो में तो सबको जोश आता है। जो बच्चा पूरे फिजिक्स के जितने भी चैप्टर अगर उसी शिद्दत से पढ़ लिया, देखो बीच बीच में होता है, सबके साथ में होता है, आपके साथ में नहीं मेरे साथ में भी होता है, कि जिस दिन हम लोग काम शुरू करेंगे ना उस दिन तो ऐसा मजा आएगा भाई साहब, मैं तो फोड़ दूंगा। लेकिन धीरे धीरे वो एनर्जी लो होती रहती है, वो सबके साथ में होता है। आप ये मत समझो आपके साथ में प्रॉब्लम है, तो आपको करना क्या है, नहीं बस डिसिप्लिन बनाए रखना है। देखो आपने सुना होगा इंटेंसिटी वर्सेस कंसिस्टेंसी के बीच का मैं डिफरेंस बताता हूं। इंटेंसिटी का मतलब है तीव्रता,
और भाई साहब मैं तो जोश में आ गया, मैं तो 6 घंटे पढ़ लिया। अगले दिन उतनी तीव्रता नहीं रहती, तीव्रता का मतलब एनर्जी, तो फिर थोड़ा कम पड़ा, फिर धीरे धीरे कम पड़ा, फिर आपको लगेगा कि मेरा तो डाउनफॉल चल रहा है, तो वो फिर वही पैटर्न आप फॉलो करते हुए चलोगे। कंसिस्टेंसी का मतलब है कोई बात नहीं दोस्तों, दिन के 2 घंटे ही पढ़ो, कोई बात नहीं, या 3 घंटे पढ़ना 3 घंटे ही पढ़ो, लेकिन रोज जब आप लोग पढ़ोगे ना, आप इस चीज को भी, इससे कभी भी रिजल्ट नहीं आता, इससे आता है। दोस्तों आप मुझे एक चीज बताइए, आपको इस जगह जाना है, क्लियर है, इस जगह आपको जाना है, तो आपने, तो इंटेंसिटी वाला काम ऐसा होता है। कंसिस्टेंसी कोई बात नहीं, आप इतना सा चलो, इतना सा चलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रोज चलो, 100% वहां पर पहुंचोगे, ठीक है। तो चाहे 2 घंटे पढ़ो, 2.5 घंटे पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो, है ना। आप बीच में अगर एक बार आपने ब्रेक दे दिया ना, जैसे कई बार किसी की शादी का फंक्शन आ गया, कुछ और आ गया, तो जब ब्रेक देते हो तो आप देखना कि वापस पढ़ाई में घुसने में कितना समय लगता है। तो आप पढ़ाई को बाधित ना करो, अगर नहीं कर पा रहे हो आधे घंटे करो, कोई काम आ गया विशेष, मान लो 20 मिनट ही पढ़ो, 25 मिनट ही पढ़ो, लेकिन गैप मत दो, है ना। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे, इस बार का क्वेश्चन है, द्रव्यमान और भार के संबंध में कौन सा कथन, अभी आप नहीं बता सकते, अभी आप नहीं बता सकते, आप जानते ही नहीं हो वेट क्या होता है ना, वेट के बारे में कुछ ज्यादा पता ही नहीं आप लोगों को, है ना। चलते हैं आगे, अब आगे चलते हैं, समझिए मात्रक किसे बोलते हैं। दोस्तों मेरे पास एक क्वेश्चन है, मान लो एक संख्या लिखी मैंने, इसमें यूनिट डिजिट बताओ, इकाई का अंक बताओ। यूनिट डिजिट किसको बोलते हैं, पीछे से जब आप लोग चलोगे पहला अंक कौन सा आएगा, आप लोग बोलोगे गुरुजी 8, इसका यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक 8 है, वेरी गुड। सिमिलरली अब क्या होता है, जैसे मान लो आप बोल रहे हो सर मैं मार्केट से चावल लेकर आया, मैंने बोला उसका द्रव्यमान क्या है, मास क्या है, आपने बोला गुरुजी 2 किलोग्राम चावल लेकर आया, या चावल कितने लेकर आए, 2 किलोग्राम लेकर आ गए, कितने लेकर आ गए, कितने लेकर आ गए, अरे क्या हो रहा है बोर्ड में यार, आप 2 किलोग्राम चावल लेके आ गए, वेरी गुड, 2 किलोग्राम चावल लेकर आ गए। अब अगर आप लोग बोलते, मैं बोला कि चावल कितने लेकर आया, आप बोले सर मैं 2 लेकर आया हूं, तो क्या मुझे समझ में आता कि यार चावल 2 किलो लेकर आया है, या 2 टन लेकर आया है, 2 क्विंटल लेकर आया है, 2 दाने लेकर आया है, क्या 2 बोरी लेकर आया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं पड़ता। तो दोस्तों जब भी कोई क्वांटिटी आप लोग मेजर करते हो, तो केवल ये न्यूमेरिकल वैल्यू यानी इस आंकिक मान से काम नहीं चलेगा। आप तो, मैंने बोला आपकी हाइट कितनी है, आपने बोला 5, अब 5 क्या बोलना चाह रहे हो, इंच बोलना चाह रहे हो, फुट बोलना चाह रहे हो, सेंटीमीटर बोलना चाह रहे हो, मीटर बोलना चाह रहे हो, या फिर ये बोलना चाह रहे हो कि जो तुम्हारी 5 पीढ़ियों में नहीं उतनी हाइट है मेरी, मैं तो समझूंगा ही नहीं। तो क्या आपको साथ में एक चीज और ऐड करनी पड़ती है क्या, उसे ही हम लोग बोलते हैं यूनिट यानी मात्रक। जैसे आपने बोला 2 किलोग्राम, तो यहां पर किलोग्राम क्या है, मात्रक है। मैंने बोला आपकी हाइट कितनी है, तो आपने बोला 2 फुट, तो ये फुट क्या है, आप, ये एक मात्रक हो गया, एक यूनिट हो गया। तो दोस्तों मात्रक हम लोग किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं बताओ। तो जब भी किसी क्वांटिटी को मेजर करते हो, मापते हो, तो आपको 2 चीजें चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि यार मुझे ये कार्य करने में इतने सेकंड लगे, 3600 इतना समय लगा, तो ये तो हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू यानी आंकिक मान, साथ में एक चीज और चाहिए जिसे बोलते हैं मात्रक। मैं बोला कि मेरी हाइट है 6 फुट, तो ये तो हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान, साथ में एक मात्रक भी चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे ये काम करने में 3 वर्ष लगे, तो ये तो हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान, और ये क्या हो गया, एक मात्रक हो गया। आगे बात समझ में। तो दोस्तों जब भी कोई वैल्यू को आप लोग मेजर करोगे, तो आपको 2 चीजें चाहिए, एक चाहिए नंबर यानी संख्या, या बोल सकते हो न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान, साथ में एक चीज जो चाहिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। क्लियर है क्या। अब आप लोग बोलोगे कि सर मात्रक कौन सा इस्तेमाल करूं, जैसे मैंने आपकी हाइट पूछी, तो सर मैं मेरी हाइट फुट में बताऊं, सेंटीमीटर में बताऊं, मीटर में बताऊं, इंच में बताऊं, किस में बताऊं, ये एक और प्रॉब्लम आ गई। या मान लो इंडिया से फ्रांस में कोई चीज गई, मान लो इंडिया में द्रव्यमान को मापने के लिए जनरली हम लोग किलोग्राम यूज करते हैं, जब बाहर जाओगे यूरोप वगैरह साइड
वहां पर पाउंड यूज करते हैं, वो पाउंड। कभी WWE देखा है आपने बचपन में? जब WWE में कोई आता है, मान लो खली या कौन कौन से नाम थे, नाम और मैं भूल गया, ब्रॉक लेसनर, या और पिछले समय में जाओ, अगर कोई यहां पर ज्यादा एज का बच्चा है तो वो तो उनके भी नाम जानता होगा, शॉन माइकल, केन, अंडरटेकर। केन और अंडरटेकर तो खैर बहुत कॉमन है। एक एज आता था, एज लंबे बाल वाला, मतलब है ना। एनीवे, तो जब भी जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट देखते हो, जब भी कोई प्लेयर आता है तो स्क्रीन पे उसके स्टेट्स आते हैं। स्टेट्स का मतलब कि उसने टोटल कितने मैच खेले हैं, उसने टोटल कितने रन बनाए, उसकी स्ट्राइक रेट क्या है, उसका एवरेज क्या है, बोलो। तो सिमिलरली जब भी कोई रेसलर मैच खेलने आता था ना, तो उधर लिखा हुआ आता था कि भाई साहब उसने इतने मैच खेले हैं, तो उसका वेट भी आता था ना, मतलब उसका मास भी आता था, द्रव्यमान उसमें लिखा होता था आगे 600। हम सोचते थे 600 किलो का है, नहीं, वहां पर पाउंड का इस्तेमाल करा जाता है जनरली। ठीक है, तो मान लीजिए दोस्तों इंडिया में द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं जनरली सभी, और फ्रांस में मान लो पाउंड का करते हैं। अब मान लीजिए यहां से कोई गोल्ड फ्रांस में गया, हमने 5 किलो गोल्ड फ्रांस में भेजा, तो फ्रांस वालों ने पूछा कि भैया कितना है, हमने बोल दिया 5। अब क्या ये क्लियर कम्युनिकेशन हो पाया क्या? नहीं, कि भाई बताना तो पड़ेगा ना यार, किलोग्राम है, ग्राम है, पाउंड है। तो दोस्तों मात्रक अलग अलग होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर इस्तेमाल कौन सा करें मात्रक? बोलो। जैसे कहीं पर कौन सी भाषा बोली जाती है, कहीं पर कौन सी भाषा बोली जाती है ना। तो अलग अलग जगह का अलग अलग रूल है, या आप बोल दो वो है कल्चर है। तो दोस्तों मात्रक के भी अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग प्रणाली है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एफपीएस सिस्टम। दोस्तों ये सिस्टम क्या बोलता है, समझो, ये बोलता है कि लंबाई के लिए आप लोग फुट इस्तेमाल करो। ये सिस्टम बोलता है द्रव्यमान के लिए पाउंड इस्तेमाल करो और समय के लिए सेकंड इस्तेमाल करो। तो अगर आपसे पूछा जाए एफपीएस सिस्टम में लंबाई का मात्रक क्या है, आप लोग बोलोगे फुट। मास यानी द्रव्यमान का क्या है, आप लोग बोलोगे पाउंड, और समय का क्या है, सेकंड। दोस्तों इसको कई बार हम लोग मात्रक की ब्रिटिश प्रणाली भी बोलते हैं, या मात्रक को हम लोग इकाई भी बोलते हैं, या इकाई की ब्रिटिश प्रणाली भी बोलते हैं। हालांकि ये नहीं पूछेगा आप लोग, आप तो बस केवल एफपीएस सिस्टम याद रखो। तो एफपीएस सिस्टम में क्या होता है, लंबाई का मात्रक फुट है, समय का सेकंड है, और द्रव्यमान का पाउंड है। नेक्स्ट बात करते हैं सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम बोलता है लंबाई के लिए सेंटीमीटर का इस्तेमाल करो, द्रव्यमान के लिए ग्राम का इस्तेमाल करो, और समय के लिए किसका इस्तेमाल करो, सेकंड का इस्तेमाल करो। इसे हम लोग गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं, जो कि आपको नहीं ध्यान रखना है, आपको बस केवल ये ध्यान रखना है सीजीएस सिस्टम में किसका क्या मात्रक है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस मात्रक बोलता है कि यार लंबाई के लिए मीटर करो, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम करो, समय के लिए सेकंड करो। अब यार दोस्तों ये तो अलग अलग बात हो गई है ना। क्या हो गई अलग अलग बात? ये कंफ्यूजन नहीं होगा क्या? अब जैसे मान लीजिए यार किसी जगह कौन सी भाषा बोली जाती है, किसी जगह कौन सी भाषा बोली जाती है। अगर मान लो इंडिया में हिंदी लैंग्वेज है जो जनरली मैक्सिमम लोग समझते हैं, या कई जगह इंग्लिश समझते हैं, लोकल लैंग्वेज केवल वहां के व्यक्ति ही समझ सकते हैं। मैं बोलूं काई कर रो चाहे आ जा, आज का ही पढ़ो, तो आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन जो राजस्थान के व्यक्ति होंगे मेरी बात समझ पाएंगे। सिमिलरली आप अपनी मान लो लोकल लैंग्वेज में बोलो तो आपके आसपास के व्यक्ति समझ पाएंगे, लेकिन मैं नहीं समझ पाऊंगा। तो अभी हम लोग किस माध्यम से कर रहे हैं, हिंदी में, जहां तक जनरली मैक्सिमम को आती है समझ में, है ना, मतलब ठीक है, कईयों को दिक्कत भी आती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो क्या एक इंटरनेशनल सिस्टम होना जरूरी था क्या, जहां जिसको लोग फॉलो करें? अब मान लो कहीं पर द्रव्यमान के लिए पाउंड इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर द्रव्यमान के लिए किलोग्राम करते हैं, तो वो उनमें कम्युनिकेशन कैसे हो पाएगा? तो एक इंटरनेशनल सिस्टम जरूरी है क्या, अंतरराष्ट्रीय पद्धति जरूरी है क्या? तो दोस्तों एक सिस्टम आया जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जिसे शॉर्ट में एसआई सिस्टम भी बोलते हैं, एसआई पद्धति भी बोलते हैं। ये सिस्टम बोलता है क्यों लड़ रहे हो, बोले लंबाई के लिए मैं फुट करूंगा, कोई बोल रहा है लंबाई के लिए सेंटीमीटर करूंगा, कोई बोल रहा है लंबाई के लिए मीटर करोगे, कोई बोल रहा है मैं द्रव्यमान के लिए किलोग्राम करूंगा, कोई बोल रहा है ग्राम करूंगा। बोले इधर आओ,
देखो लड़ो मत इतना, क्या दिक्कत है तुम्हारी, क्यों लड़ रहे हो? तो तुम लड़ो मत, आज से जो मैं बोल रहा हूं वो होगा। बोले साहब क्या होगा? दोस्तों टोटल कितनी क्वांटिटी है? 7 क्वांटिटी है। बोले अभी तो तुम लड़ाई कर रहे हो 3 के लिए कि लंबाई के लिए ये करो, द्रव्यमान के लिए ये करो, समय के लिए ये करो। कल को तुम और लड़ाई करोगे कि टेम्परेचर के लिए क्या करे, करंट के लिए क्या मात्रक यूज करे। कोई बोलेगा एम्पियर, कोई बोलेगा नहीं मैंने अपना मात्रक बनाऊंगा। झटका, हमारे घर में कितनी करंट आ रही है? 700 झटका। अब ये कोई मात्रक हुआ क्या? तो बोला कि सुनो देखो बच्चों जैसे लड़ो मत, टोटल 7 क्वांटिटी है ना, सातों के मैं मात्रक बता रहा हूं वही यूज करना। अब ये एम के सिस्टम है ना, ये इसका दोस्त था। बोले भाई एक काम कर, आप सातों के मात्रक बताने जा रहे हो ना, या 3 के जो मात्रक है ना, लंबाई के, समय के और द्रव्यमान के। भाई मैंने है ना लंबाई का मात्रक मीटर बताया था, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम बताया था, समय का सेकंड बताया था। भाई तू भी इन तीनों के तो यही बता दे, बाकी 4 के जो तेरी इच्छा हो बता दे। तो ऐसा ही सिस्टम बोलता है ठीक है भैया सुन लो, लंबाई के लिए इस्तेमाल होगा मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, और बाकी 4 के और बता रहा हूं, टेंशन मत लो ठीक है। तो ऐसा ही सिस्टम ने क्या करा, टोटल 7 क्या थे, मूल राशियां थी, सबके बता दिए क्या क्या मात्रक इस्तेमाल होंगे। बोले सुन लो, पहले तो ओवरव्यू लेता हूं तीनों का। सीजीए सिस्टम बोल रहा था लंबाई के लिए सेंटीमीटर लो, द्रव्यमान के लिए ग्राम लो, समय के लिए सेकंड लो। एफपीएस सिस्टम बोल रहा था लंबाई के लिए फुट लो, द्रव्यमान के लिए पाउंड लो, समय के लिए सेकंड लो। एमके सिस्टम बोलता है लंबाई के लिए मीटर लो, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम लो, समय के लिए सेकंड लो। लेकिन बाद में आया एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम ने बोला कि सुनो मैं बताता हूं कौन कौन से मात्रक इस्तेमाल करेंगे, सुन लो। द्रव्यमान के लिए किलोग्राम इस्तेमाल करेंगे, और किलोग्राम बार बार इतना लिखने की जरूरत नहीं है। कहां आप लोग बोलो, है ना, आप लोग अगर बोलो कि मान लो एक सड़क की लंबाई बतानी है, अरे ये क्या हो रहा है, मान लो एक सड़क की लंबाई बतानी है 2000, या मान लो उस सड़क की लंबाई है 2 किलोमीटर, तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। ओ सॉरी, उसकी बात हो रही है ना, किसकी, द्रव्यमान की। तो मान लो कोई व्यक्ति है जिसका द्रव्यमान है 70 किलोग्राम, तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, 70 किलोग्राम। तो किलोग्राम का सिंबल भी बता दिया कि किलोग्राम का सिंबल होता है ये केजी। आप ये लिखोगे मैं समझ जाऊंगा आप लोग किलोग्राम बोल रहे हो, तो 70 और उसके आगे लिख देना केजी, मैं समझ जाऊंगा किलोग्राम लिख रहे हो ठीक है। दूसरी बात, समय का जो लंबाई का जो मात्रक होगा वो होगा मीटर। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ये लिख देना स्मॉल एम ठीक है। समय का जो एसआई मात्रक होगा या एसआई पद्धति के अनुसार जो मात्रक होगा वो सेकंड होगा। टेम्परेचर का एसआई मात्रक या एसआई पद्धति के अनुसार मात्रक है केल्विन। दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट का है एसआई मात्रक एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता का है कैंडेला। दोस्तों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा, इसका एसआई मात्रक है मोल। और दोस्तों इसका सिंबल क्या है, MOL है। इसका सिंबल क्या है, K। तो अगर मान लीजिए किसी ने बोला कि है ना मेरी बॉडी का टेम्परेचर है इतना, तो K किसका सिंबल होता है, केल्विन का। तो आप समझ जाओगे उसकी बॉडी का टेम्परेचर है 300 केल्विन। या किसी ने बोला एक सड़क है उसकी लंबाई है इतनी, तो स्मॉल m किसका सिंबल होता है, मीटर का होता है। तो आप समझ जाओगे 3000 मीटर उस सड़क की लंबाई है ठीक है। चलिए इसका आंसर बताओ, मोल का सिंबल बताना है। इसका सिंबल क्या है, क्या स्मॉल m है, क्या स्मॉल m तो मीटर का, इसका सिंबल क्या है, MOL। ऑप्शन नंबर बी। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है या एसआई इकाई क्या है, तो टेम्परेचर का को किस में मापोगे, एसआई पद्धति के अनुसार केल्विन में मापोगे। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखे, बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अगर समझ में आ रहा है तो एक बार यस बोल दीजिए। और दोस्तों सब कुछ समझ में आएगा। कई बार आपको लगे ना नहीं, अपना फ्लो ब्रेक मत करो कि रिपीट करो पिछली क्लास में गुरुजी पिछले चैप्टर में एक दिक्कत है, गुरुजी उस चैप्टर में। अपना फ्लो अगर आप बेकार करोगे तो देखो पढ़ते समय में बता रहा हूं, मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, एक क्वेश्चन मान लो नहीं आया, थोड़ा सा आपने सॉल्व करने की कोशिश करी, तो उसके चक्कर में ये नहीं फिर चैट जीपीटी खोल लो या कुछ और खोल लो, कुछ और खोल लो, परेशान नहीं होना है। पढ़ाई को फ्लो एक बार ठीक है, उसको बाद में देख लेंगे, आगे तो चलो। आप लोग उसके चक्कर में अटक लेते हो, दो दोस्त को फोन लगा लेते हो, बाहर चाय सुट्टा पीने निकल जाते हो। कुछ बच्चों की बात कर रहा हूं मैं,
तो खराब ही कर लिया ना आपने, तो फ्लो खराब मत करा करो। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में। और मैं कल आपको बताऊं, कल मैं एक्चुअली क्या गया था, कहां पर, यूपी में गया था, उत्तर प्रदेश, किसी काम से। कहां पर, वृंदावन गया था मैं। तो मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पर्टिकुलर जगह पे इतने सारे स्टूडेंट एक साथ मिले। ऐसे नहीं कि सारे, तो मैं जा रहा हूँ हर, मान लो 15-20 मिनट, 15-20 मिनट में कभी कोई स्टूडेंट मिल गया, कोई स्टूडेंट मिल गया, कोई स्टूडेंट, ऐसे तो हर जगह मिल ही जाता है, क्योंकि कभी मुंबई जाता हूँ या कहीं पर भी। लेकिन कल एक अलग ही एक्सपीरियंस था कि मतलब बहुत, हर 15-20 मिनट में कोई बच्चा मिल गया, हर 15 मिनट में कोई बच्चा मिल गया। और ऐसा नहीं है सारे बच्चे वहीं के थे, लोकल थे, क्योंकि बाहर से भी आते हैं, आपको पता है, वृंदावन दर्शन करने या घूमने, जैसा भी आप समझे। तो काफ़ी अच्छा रहा, कल बहुत सारे स्टूडेंट से मुलाकात हुई। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करो, और अगर आप लोग सिलेक्शन चाहते हो, सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा चाहते हो, तो दोस्तों जो पढ़ा है खुद के नोट्स, चाहे शॉर्ट में बना लो, नोट्स खुद बनाइए। अगर मान लो समय मिलता ही नहीं है आपको, तो जो मैं पीडीएफ दूंगा उसका प्रिंट आउट निकाल लो। लेकिन अगर आप लोग खुद के नोट्स बनाएंगे तो बहुत बेटर होगा, बहुत बेटर होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल।